हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन है, तो फिर चलिए हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वह अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं। इस भ्रांति को क्या संभावित कारण हो सकता है? क्वेश्चन क्या करे कि छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वह अंश को अंश में, मतलब वह अंश को अंश में और हर को हर में जोड़ देते हैं। अंश को अंश में और हर को हर में जोड़ देते हैं। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? इसके क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है कि जब कोई बच्चा है जो कि क्या करता है, वो अंश को अंश में, मतलब कि 1/1 प्लस, देख लेते हैं कि जैसे 1/1 प्लस 1/2 हुआ, तो क्या करता है बच्चा कि अंश को अंश में ही जोड़ देता। अंश को अंश में 1, मतलब कि 1+1 ये 2 हो गया और 1+2 ये 3 हो गया। क्या करता है, ऐसे करता है, मतलब कि अंश को अंश में और हर को हर में जोड़ देता है। तो क्या संभावित कारण होता है इसका? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, और दूसरा है कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, और तीसरा ऑप्शन है योग में सीखे गए तथ्यों को सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, और फिर चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। क्या अंश को अंश में जोड़ता और हर को हर में जोड़ता, मतलब कि सामान्यीकरण करता है। मतलब कि उसने पहले, हो सकता है उसने पहले भी सीखा हो कि जैसे 1 और फिर ये 1/1 और 2 बच्चे ने सीखा हो, और फिर उसका क्या किया, उसने सामान्यीकरण कर दिया। उसने क्या किया, इसी फॉर्मूले का जो है उसने जो है वो अंश और हर में जो है वो सामान्यीकरण कर दिया, मतलब ओवर जनरलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसे कर दिया। बच्चे ने एक ही फार्मूला कई जगह पर जो है वो उसने लागू कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम सामान्यीकरण या फिर ओवर जनरलाइजेशन हम जिसको कहते हैं। तो मतलब कि उसने अंश को अंश और हर को हर में जोड़ दिया, जिसे पहले उसने किसी और के फार्मूले को ही इसने इसमें लागू कर दिया, मतलब कि इसने सामान्यीकरण कर दिया। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू कर दिया उसने। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। फिर सेकंड देख ले। सेकंड क्वेश्चन क्या कि त्रुटियां एरर्स जो है गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं, और बी ऑप्शन है कि सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं को निर्माण कैसे किया है। और सी ऑप्शन देखते हैं कि गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है, और डी ऑप्शन है कि सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि IQ को दर्शाती हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रुटियां गणितियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो त्रुटियां होती हैं, एरर्स जो होती हैं, वो बच्चों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो गलतियों से ही सीखते हैं। उन्हें जो है, और टीचर को यह भी पता, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को भी ये पता चलता है कि बच्चे ने गलतियां कहाँ की हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में की हैं उसने गलतियां, जिसके द्वारा वो जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मतलब कि उनकी गलतियों को फिर से वो जो है सही करता है, उनकी समस्याओं को समाधान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि गलत है, क्योंकि तो ये हमारा गलत तो होगा नहीं, बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, मतलब कि ये हमारा जो है ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर है। और हम सी भी देखते हैं कि सी हमारा फिर रॉन्ग आंसर हुआ, मतलब कि हम ए और सी हमारा वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगा, मतलब कि गलत नहीं है, ये बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो इसलिए हमारा ए और सी ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ, और बी ऑप्शन देखिए सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ कि टीचर को भी मदद मिलती है इससे कि बच्चे ने क्या गलती की है, अधिगम में क्या कमी रह गई है, उसने कहाँ तक सीखा है, ये जो है उनकी गलतियों के द्वारा ही पता कर चलता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। हम अगर क्वेश्चन को रिप्लेस करना सीख जाते हैं
तो हमें जो है एग्जाम में हमें क्या है कि टाइम हमारा कम जो है वेस्ट होता है। तो आप क्वेश्चन को रिप्लेस करना सीख जाइए, तो जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारा इसमें जो है बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो गया कि बच्चे जो है वो गलतियों से भी सीखते हैं। गलतियाँ उनके लिए जो है फ़ायदे में होती हैं, इम्पोर्टेंस होती हैं गलतियों का, उनके सीखने में मदद मिलती है उन्हें। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है। कि मतलब प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है। प्राइमरी लेवल पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखने को, उन्हें इंगेज करने के लिए तो कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ए ऑप्शन है कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं को अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। बच्चा जहाँ भी इंगेज होगा हमारा राइट ऑप्शन वही होगा। बच्चों को एक्टिव रखना सिखाया जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव या रचनावादी सिद्धांत में। फिर बी ऑप्शन है समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। और फिर सी ऑप्शन है छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। फिर डी ऑप्शन है संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन करने। अन्वेषण की बात मतलब कि बच्चा जो है वो खुद से खोज कर रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। ए ऑप्शन हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हुआ। फिर वी देखते हैं समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों को भरना, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है, तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। मतलब कि हमारा ए और सी राइट आंसर हुआ, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या करें कि छात्रों को आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा संग्रहण की बात कर रहा है वो। तो डेटा संग्रहण के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है आसपास के एरिया में घूमना टहलना है, उनसे जो है बातें करना, उनसे पूछताछ करना, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कक्षा में विचार विमर्श नहीं, क्लासरूम डिस्कशन से जो है हमारे डेटा कलेक्शन नहीं हो सकता है। क्रॉसवर्ड मतलब कि बी ऑप्शन है वर्ग पहेली नहीं, इसके द्वारा भी नहीं। सी है सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि सर्वे के द्वारा हम जो है आसपास के एरिया में जो है जाएंगे, लोगों से पूछेंगे क्या है कैसे है, तो हम उसके द्वारा हम डेटा संग्रहण कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती हैं, जैसे कि 23 प्लस क्या है 23 प्लस 46 क्या इक्वल टू 69 हुआ इनका। फिर दूसरी बार क्या करिए कि 20 प्लस 3 मतलब कि इन्होंने 23 को ही क्या हुआ डिवाइड कर दिया 20 प्लस 3 में, और इधर 46 को क्या है 40 प्लस 6 में डिवाइड कर दिया, और इसके बाद इसको इन्होंने प्लस कर दिया, और फिर आंसर क्या आया 69। फिर आगे इन्होंने इसी को इसमें तोड़ दिया, 23 को जो है 20 प्लस 3 और इसको इसमें तोड़ दिया। मतलब कि एक ही चीज़ को इन्होंने अलग अलग विधियों से समझाया हुआ है, बच्चों को बताया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है वह केवल गणितीय संचारण पर बल दे रही हैं, और दूसरा है वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही हैं, और तीसरा वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रही हैं, और चौथा एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रही हैं। तो मतलब कि हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ, क्योंकि वह केवल वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रही हैं, मतलब अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रही हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। सिक्स देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ज्यामिति को गणितीय टेग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं कि ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि सभी फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। नहीं, ऐसा नहीं है ये। और बी ऑप्शन है कि ज्यामितीय गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। नहीं, खेलने का समय की बात आए तो आप अलग से भी समय दे सकते हैं खेलने के लिए।
उसमें खेलने की बात नहीं की गई। फिर सी ऑप्शन है कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया, नहीं। फिर डी ऑप्शन है ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचार एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करता है। मतलब कि ज्यामिति क्या है कि वो बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ती है, उनके दैनिक जीवन में अधिगम से जोड़ती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। मैथमेटिक्स को हमेशा जीवन से जोड़ना चाहिए, वही बच्चों को इंगेज रहे, वो अपनी रियल लाइफ से वो सीखे, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, हम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? साष्टिक का मतलब क्या हुआ? साष्टिक का मतलब यहाँ 60 से हुआ। साष्टिक का मतलब यहाँ जो है 60 से हुआ। साष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आंकड़ों के प्रमाणीकृत या फिर परिमाणन के लिए, और दूसरा है कोणों को मापने के लिए, और तीसरा है दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, और फिर हिंदी अरबी संख्यांकों को लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं? साष्टिक पद्धति का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो कोणों को मापने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कोणों को मापने के लिए करते हैं। तो भी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कर, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है और उसके पास 7 कंचे बचे हैं। फिर उसने कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया? मतलब कि रेनू जो है वो 4 कंचे हार जाती है, 4 कंचे वो हार जाती है और 7 कंचे उसके पास बचे हुए हैं। और फिर उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया? तो हम इसे ऐड कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर, उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है। उपरोक्त प्रश्न उदाहरण फर्स्ट ऑप्शन है कि योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, और फिर दूसरा खुले सिरे वाले प्रश्न का, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? योग पर संदर्भ मतलब कि जो एडिशन या फिर जो प्लस कर रहा है बच्चा, एडिशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जा रहा है, और दूसरा खुले सिरे ओपन एंडेड की बात यहाँ नहीं हो रही। बच्चा जो है 7 और 4 इसे हम ऐसे भी जोड़ेंगे, तो इसमें ओपन एंडेड की बात नहीं हो रही है। बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी हमारा नहीं होगा, और ना ही हमारा ये, हमारा जो है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि उसे जो है कॉन्टेक्स्ट में से सिखाया, संदर्भ में बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, जोड़ना सिखाया जा रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे रचनावादी कक्षा में दशमलव को के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? फर्स्ट है दशमलव। तो हमें रचनावादी की बात कर रहे हैं। रचनावादी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लास हमेशा जो है इंगेज्ड रखते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वही हमारा राइट ऑप्शन होता है। तो हम देखते हैं आगे, दशमलव को पढ़ाने के लिए बच्चे के तो हम ग्रिड का प्रयोग या फिर ग्राफ का प्रयोग करते हैं। फिर हम ऑप्शन देखते हैं, ग्राफ का प्रयोग जो है डेसिमल के लिए अच्छा माना जाता है, बच्चे उसमें अच्छे से सीखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। वही ऑप्शन है दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। मतलब पहले उसे हम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है कि दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना, फिर उसके बाद है गुणन करना। नहीं, औपचारिक कलन विधि के द्वारा, एल्गोरिदम के द्वारा, फॉर्मल एल्गोरिदम के द्वारा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे ग्रिड के द्वारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि हम जो है ये ग्रिड के द्वारा हम बच्चों को जो है डेसिमल सिखाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। तो हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मतलब कि एनसीएफ 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो एनसीएफ कभी भी रटने पर बल नहीं देता है और उसे जो है बच्चों को रियल लाइफ से सीखने पर बल देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, कलन विधि या फिर एल्गोरिदम और रटंत अधिगम पर जोर देना। नहीं, एनसीएफ कभी भी रटने पर जोर नहीं देता है, तो हमारा ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर बी देखते हैं, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना। नहीं,
सिर्फ मौखिक को करवाना ये भी नहीं होगा, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ कि जो है मैथ को क्या है कि अन्य भाषाओं से, जैसे भाषा हो गया, कला हो गया, या फिर ईवीएस के द्वारा हम बच्चों को जोड़कर उनको सिखाते हैं मैथ्स। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ। डी ऑप्शन क्या, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में गणित को नहीं पढ़ाया जाना, नहीं, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर हम क्या है 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइंस के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन रचनात्मक नियम, दूसरा गतिक नियम, तीसरा उत्क्रमणीय प्रतिवर्ती नियम और चौथा गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम हमारा जो है ये डाइंस ब्लॉक के नियम में नहीं है। फिर आगे देखते हैं, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए। या फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल नहीं, कि मतलब कि जिसके बाद जो है छात्र को मैथ में ओलंपियाड के लिए तैयार करे वही अच्छा टीचर है, कुशल टीचर है। तो ऐसा नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो बी ऑप्शन देखिए, संकल्पनात्मकता, समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन में संबंधित करने की क्षमता, ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। और फिर तीसरा, सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण कर नहीं, मेमोराइजेशन पर बात बल नहीं देते हैं। और फिर मानसिक गणित की समस्याओं को हल करना, ये भी नहीं होगा, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रम और पदानुक्रम समावेशन, और दूसरा है क्रम और प्रतिवर्ती, फिर तीसरा है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, फिर चौथा है पंक्तिबद्धता और संरक्षण। क्वेश्चन क्या करें, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, मतलब कि दो वस्तुओं के द्वारा बनाए गए संबंधों का संश्लेषण है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्डर एंड हायरार्कियल इंक्लूजन। 14th क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित, शिक्षा मंत्रालय जिसे हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने MHRD को हटाकर शिक्षा मंत्रालय नया नाम दे दिया, इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है, MHRD का नया नाम। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर, संख्यात्मकता मतलब कि न्यूमरेसी जो है वो प्राप्त करे। फर्स्ट ऑप्शन है समग्र शिक्षा, और दूसरा है साक्षर भारत, तीसरा है निपुण भारत, और चौथा सक्षम भारत। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन है निपुण भारत। निपुण भारत क्या है, तो जिसमें जो है बच्चा जो है वो निपुण भारत, इसका जो है वो फुल फॉर्म क्या है निपुण भारत का, N फॉर नेशनल, N फॉर क्या होगा, N फॉर नेशनल, और B फॉर क्या होगा, N फॉर नेशनल, और P फॉर निपुण, जिसका हम नाम करते हैं निपुण। तो N फॉर नेशनल, और फिर I फॉर NIPUN होता है ना, तो I फॉर इनिशिएटिव, फॉर P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो क्या है कि निपुण भारत जो है, जो बच्चों को जो है क्या है 3 से 9 वर्ष के बच्चों को जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग, बच्चों में पढ़ने के लिए बेसिक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी मतलब कि बेसिक गणना करना बच्चों को आना चाहिए। और इस निपुण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निपुण का ये जो है फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो आज हम कितने क्वेश्चन, आज हमने जो है 15 क्वेश्चन ही हमने किया है।